नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मायूब चौन यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे आने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी, भूगोल। तो ये ज्योग्राफी जो है, अभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे आप जानते हैं इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके मार्क्स को बढ़ाने में, कट ऑफ को क्लियर करने में। तो ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जीएस में खास करके। तो हम एक एक करके ये ज्योग्राफी जो आप देख रहे होंगे लूसेंट बुक का है, ठीक है। तो इसको एक एक करके सारी को कवर करेंगे, हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, आपको मैं विजुअल्स भी दिखाऊंगा। विजुअल्स कहने का मतलब साथ ही साथ पिक्चर्स, वीडियोस, जो भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको दिखाता चलूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि आप जब बचपन में थे तो कोई भी चीज़ आपको रटाया जाता था तो बहुत लेट से रट पाते थे, लेकिन वही चीज़ आपको कोई फ़ोटो ए फॉर एप्पल करके दिखाया जाता था तो आपको एप्पल याद रहता था। कोई पूछता था आपसे ए फॉर, आपका एप्पल निकल जाता था अपने आप से। तो वो विजुअल्स आपको दिखाना ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे रट्टू तोता करना, एक एक लाइन को याद करना पॉसिबल ही नहीं है। करते रह जाओ, आगे पढ़ोगे पीछे भुला जाएंगे आप। तो इस तरह का नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी का मतलब तो पता होना चाहिए। इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं, सबको पता होगा। लेकिन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? देखिए, जियो मतलब ही होता है अर्थ। तो अर्थ की स्टडी को हम लोग ज्योग्राफी करते हैं। अर्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी जनसंख्या, क्लाइमेट, जो अपना मौसम होता है, और भी जितनी भी माउंटेन्स होती है। तो अर्थ में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, आपका समुद्र हो जाएगा या आपका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, आपके यूनिवर्स हो जाएगा, मरकरी, वेनस, मार्स, इस तरह का सोलर सिस्टम, सारे ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी का मतलब ही वो होता है। ज्योग्राफी भी आप अब जानते होंगे बहुत तरह का होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, क्लाइमेट ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इस तरह के बहुत तरह के ज्योग्राफी आप देखेंगे आने वाले समय में, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। आज बेसिक क्लास है तो आज बेसिक क्लास देखेंगे। देखिए, बेसिक क्लास कहने का मतलब ये होता है आपको डायरेक्टली याद करना होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा नहीं। फॉर एग्जांपल, फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहते हैं? तो आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहते हैं? कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा ना। यहाँ पर फादर ऑफ ज्योग्राफी हेराक्लिटस को कहते हैं, याद ही करना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको याद करनी होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा अच्छे से। तो पहला लाइन ही दिया गया है, हु वाज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जनक कौन है, ज्योग्राफी के पिता कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है हिराक्लिटस को कहा जाता है। और इनकी एक फेमस बुक है, हिराक्लिटस की एक फेमस किताब है जियोस्पेरिडोस इनका किताब है, ठीक है। इसमें अर्थ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहते हैं? तो हिराक्लिटस का जो किताब है जियोस्पेरिडोस, उसमें अर्थ के बारे में दिया गया। और इन किताब किनके द्वारा लिखा गया है? ऑब्वियस सी बात है, हिराक्लिटस के द्वारा लिखा गया होगा, क्योंकि इन्हीं का तो किताब है ना। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है डायरेक्टली। अगला देखिए, इरास्टोनीज कौन है? तो इरास्टोनीज जो हैं फादर ऑफ जियोडेसी कहे जाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ जियोडेसी किसको कहा जाता है? इरास्टोनीज। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जैसे इनकी तरह इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसको जियोग्राफिका कहते हैं। इनकी इरास्टोनीज की किताब का नाम क्या है? जियोग्राफिका। इरास्टोनीज ने देखिए क्या किया था। इरास्टोनीज वाज द फर्स्ट हु ट्राइड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड टू कैलकुलेट द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ। इरास्टोनीज वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा ट्राई किया कि इक्वेटर कितना लंबा हो सकता है। इक्वेटर का लेंथ इन्होंने सबसे पहले नापने की जो है जिज्ञासा और कोशिश करा। और इन्होंने अर्थ का सरकमफरेंस मापा। आप भी जानते होंगे सरकमफरेंस क्या होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा, सर्किल का सरकमफरेंस, स्फीयर का सरकमफरेंस। तो इन्होंने अर्थ का सरकमफरेंस मापने की कोशिश करी और इन्होंने इक्वेटर का लेंथ मापा। ये पहले इंसान थे, इरास्टोनीज, याद रखिएगा। और इनको हम लोग फादर ऑफ जियोडेसी कहते हैं, फादर ऑफ जियोडेसी। अभी ये वर्ड का मतलब क्या होता है? जियोडेसी। आप देखिए जियोग्राफी में भी जियो लगा हुआ था, यहाँ पर भी जियो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जियोडेसी का मतलब काफ़ी सिंपल होता है भैया। देखिए, ये बोल सकते हैं
जियोडेसी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ ज्योग्राफी। आई होप समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। जियोडेसी जो है बोल सकते हैं ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है। कैसे हमारा बायोलॉजी का ब्रांच होता है, जूलॉजी, बॉटनी, उसी तरीके से जियोडेसी जो है ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि अर्थ का सरकमफरेंस मापना है, कैलकुलेट करना है, अर्थ का इक्वेटर का लेंथ मापना है, और भी अदर है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा उसको जियोडेसी कहते हैं। और जियोडेसी के पिता किसको कहते हैं? इरोस्थनीज इज नोन एज फादर ऑफ जियोडेसी। इन्होंने सबसे पहली बार कैलकुलेट करा था, इसीलिए इन्होंने कैलकुलेशन करने के आधार पे इनको हम लोग फादर ऑफ जियोडेसी कहते हैं। आई होप पता चल गया होगा। और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी ज्योग्राफी का, इनका एक फेमस किताब है जो कि ध्यान में रखिएगा। तो ये इनसे 2 पॉइंट याद रखने हैं, दोनों से 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला वाला जो थे ये फादर ऑफ ज्योग्राफी थे, दूसरे वाले जो इरोस्थनीज हैं वो फादर ऑफ जियोडेसी हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हिप्पार्कस। हिप्पार्कस जो हैं ये कौन है? हिप्पार्कस भी एक ज्योग्राफिकर हैं और वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड अ सर्कल इनटू 360 डिग्री। आज जो आप बोलते हैं 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल, वो सबसे पहली बार हिप्पार्कस ने ही बताया था। इन्होंने हैं पहले पर्सन है, फर्स्ट पर्सन who divided the circle into 360 degree on the basis of Azarian mathematics। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पहले व्यक्ति का नाम बताइए, वो पहले पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने सर्किल को 360 डिग्री मापा और बताया। तो उनका नाम है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस वो पर्सन है, वो व्यक्ति है। और ये जो 360 डिग्री जो बताया था, इनका बेसिस क्या था, किसके आधार पे इन्होंने ये 360 डिग्री सर्कल को बताया? तो ये उस टाइम का जो अज़ेरियन मैथमेटिक्स है उसके बेसिस पे इन्होंने 360 डिग्री होता है सर्कल, ऐसा बताया दुनिया को। तो हिप्पार्कस से ये वाला 360 याद रखिएगा, इनका नाम ही रख दीजिए हिप्पार्कस 360 डिग्री। और इन्होंने और भी चीज़ें की है। ही इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब टू डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। एस्ट्रोलैब एक बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है जो लॉन्गिट्यूड, अक्षांतर और देशांतर, हिंदी में इसको अक्षांतर और देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को, तो ये माप सकता है। ये एस्ट्रोलैब एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसने इन्वेंट करा है, जो कि इन्वेंट किया गया है, बनाया गया है हिप्पार्कस के द्वारा। तो हिप्पार्कस से आप 2 चीज़ याद रखिएगा, सर्कल वाला 360 एंड इन्होंने क्या इन्वेंट करा, एस्ट्रोलैब, जो कि डिटरमाइन बताता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। ओके, अब आगे देखते हैं एरिस्टोटल। इनका तो नाम काफ़ी फेमस है, इसको आप जानते होंगे। एरिस्टोटल कौन है? तो एरिस्टोटल जो है वाज द फर्स्ट थिंकर हु रोट अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। एरिस्टोटल वो पहले थिंकर हैं, थिंकर मतलब जो बहुत सोचता है। तो ये पहले थिंकर हैं जिन्होंने ऐसा कहा, अर्थ का शेप बताने की कोशिश करी, अर्थ किस शेप का हो सकता है। अभी आप भी इमेजिनेशन करते होंगे मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर होती है, इन्होंने भी इसी तरह का इमेजिनेशन करा था और इन्होंने सबको बताया कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। कैसा है? सबसे पहली बार इन्होंने बताया बना के कि देखो अर्थ स्फेरिकल होता है। स्फेयर आपने देखा होगा, सर्कल और स्फेयर में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। स्फेयर आपने देखा होगा, अपने गेंद खेलते होंगे तो वो स्फेयर होता है। तो ये स्फेयर टाइप का अर्थ था, ऐसा अरिस्टोटल का कहना था। और ये पहले थिंकर है। क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू रोट अबाउट द शेप ऑफ अर्थ? तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट थिंकर थे ये। एंड इन्होंने अर्थ को स्फेरिकल बताया। अब आगे वाला लाइन देखते हैं, पोर्टलेमी जो है ये क्या किए, इन्होंने क्या करा? ये भी एक तरह के उस समय के बहुत महान व्यक्ति थे। was the most famous Roman scholar of cartography and general geography। ये cartography and general geography के one of the most famous person थे। ठीक है, इस दोनों फील्ड में इनका दबदबा था और ये फेमस थे। जनरल ज्योग्राफी इनसे अच्छा किसी को नहीं आता होगा, और कैटोग्राफी
इनको बहुत अच्छे से आता था, तो मोस्ट फेमस थे। और ये रोमन के थे, रोम के रहने वाले थे, रोमन स्कॉलर हो जाएंगे। ओके, अब आप में से बहुत सारे लड़के बोल रहे होंगे ये कार्टोग्राफी क्या होता है। ये वाला वर्ड समझने में दिक्कत आ रही होगी। जिनको आती है वो सुनिए, जिनको नहीं आती है वो ध्यान से देखिए। कार्टोग्राफी एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। कार्टोग्राफी वह काम होता है, उस तरह का काम होता है जो कि किसी भी चीज़ को, मैप को, किसी भी नक्शे को कहीं पे भी बनाया जाता है फ्लैट सरफेसेस पे। फ्लैट सरफेसेस में आपका मैप भी हो सकता है, आपका कॉपी भी हो सकता है, एंड आपका दीवार भी हो सकता है। तो कार्टोग्राफी बोल सकते हैं, कार्टोग्राफी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। मैंने ये भारत का मैप ऐसे करके बना दिया तो ये कार्टोग्राफी हो गया, ठीक है। वेयर वो स्क्रीन बन गया था, भारत का मैप नहीं था। तो कार्टोग्राफी का मतलब समझ गए होंगे, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत हो जाइए, आप कार्टोग्राफी मतलब मैप समझिए, ठीक है, मैप। तो पोर्टलेमी जो थे उस समय के बहुत ही, जनरल ज्योग्राफी इनको तो आती ही आती थी, भूगोल के तो ये महान आदमी थे ही। कार्टोग्राफी में भी इनकी बहुत ही ज़्यादा विख्याता थी, बहुत फेमस थे कार्टोग्राफी को लेकर के। मैप बनाने का इनके अंदर बहुत अच्छा स्किल था। इट वाज प्टोलेमीज आर्टिकल्स, प्टोलेमीज ने एक आर्टिकल लिखा था, Ptolemy articles which inspired the geographers and researchers of the great ages of discoveries 14th to 15th centuries AD। देखिए, ये पोटमी जो है ना सिर्फ अपने आप को फ़ायदा किया, इन्होंने आने वाले नए नए जो युवा थे, जो रिसर्चर बनना चाहते थे, जोग्राफर बनना चाहते थे, उनको भी इनका सिद्धांत जो था, इनका जो प्लान था, इनका जो भी डिस्कवरीज था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। और लोगों ने इनकी जो डिस्कवरीज थी उसी को आगे बढ़ा करके नई नई चीज़ें खोज करी। वही वाली बात लिखी गई है, और ये 14वीं से 15वीं सेंचुरी की बात है। 14 to 15 सेंचुरी में ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा डिस्कवरी हुआ, बहुत सारा। प्टोलेमी के बाद इंडिया डिस्कवर हुआ, यूरोप डिस्कवर हुआ, अफ्रीका डिस्कवर हुआ। पहले नहीं पता था कि यूरोप नाम का भी कोई कंटिनेंट होता है, एशिया भी कोई कंटिनेंट होता है। ये सब धीरे धीरे आया है, धीरे धीरे लोग बताए हैं, और इसी तरह के साइंटिस्ट जो हैं बताते चलते हैं। तो देखिए, टू डिस्कवर द टेरा इकोग्निटा, ये वाला वर्ड जो है ना अननोन लैंड को दर्शाता है। पहले के लोग इतना मतलब जानिए, बस उनको अपने जहाँ पर रहते हैं उनके बारे में पता था। दुनिया में कितने जगह है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीज़ों से पहले लोग अनजान थे। लेकिन धीरे धीरे सब लोग आते गए, और धीरे धीरे जो अननोन लैंड था, जो किसी को पता नहीं था, वो खोज होते गया, डिस्कवरी होती गया। तो ये प्टोलेमी ने एक बेस तैयार कर दिया था, कह सकते हैं नींव रखी थी प्टोलेमी ने। बाकी आने वाले साइंटिस्ट, डिस्कवरर, रिसर्चर जो थे, ज्योग्राफर्स एंड रिसर्चर, उन्होंने इनके आगे को बढ़ाया और काम को अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कवर करी। अब आगे देखते हैं रोमन ज्योग्राफर स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कौन है? ये स्ट्रैबो से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भी रोमन के रहने वाले थे, तो रोम के रहने वाले थे, इसीलिए इनको बोलते हैं रोमन ज्योग्राफर्स। तो रोमन ज्योग्राफर स्ट्रैबो, इनसे इतना में 64 BC से 36 AD तक ये रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कंसिडर एज द अर्थ टू बी ओब्लोंग, इन्होंने अर्थ को ओब्लोंग कह दिया, अर्थ को ओब्लोंग इन्होंने बताया। ओब्लोंग क्या होता है? अब ये भी एक तरह का शेप होता है। आपने ये पिक्चर देखिएगा आप ऊपर में, ये भी एक तरह का शेप ही होता है, और जिसकी 2 बड़ी बड़ी लेंथ होती है, 2 छोटी छोटी लेंथ होती है, तो उतना नहीं जाइए। इन्होंने इस तरह का बताया कि अर्थ इस तरह का शेप का होता है, स्ट्रैबो का कहना था। लेकिन एरिस्टोटल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एरिस्टोटल का कहना था अर्थ स्फेरिकल है। लेकिन ये जो रोमन के ज्योग्राफर हैं स्ट्रैबो, उनका कहना था अर्थ जो है ओब्लोंग है। तो ये अपनी अपनी इनकी थिंकिंग थी, इन्होंने ऐसा थिंकिंग के बेसिस पे ऐसा कहा था, ठीक है। अब अर्थ कैसा है आपको भी पता होगा। रिसेंट रिसर्च के अनुसार अर्थ का शेप कैसा है, रिसेंट मतलब अभी अभी जो हुआ है हम लोग के समय में, तो अर्थ का शेप इलिप्सोइड है भाई। अर्थ का शेप इलिप्सोइड है, ना स्फेरिकल है ना ही ओब्लोंग है, अर्थ का शेप इलिप्सोइड है। हालांकि जब आप अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे तो वो गोल नज़र आएगा, लेकिन जब करीब जाएंगे तो टेढ़ा लांगड़, कुबड़ा थुबड़ा, इस तरह का अर्थ दिखता है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, विजुअल से भी क्लियर हो रहा होगा, अर्थ इस शेप का दिखता है।
ये है राइट आंसर। बाकी इन लोगों का थिंकिंग था, ऐसा मानना था कि अर्थ ऑब्लोंग हो सकता है। एरिस्टोटल का मानना था अर्थ स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, अब आगे का लाइन देखिए, हिस्टोरिया नेटुरेलिया। नेटुरेलिया इज द फेमस बुक ऑफ प्लिनी। प्लिनी ने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया नेटुरेलिया, जो कि बहुत ही फेमस किताब है, कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। प्लिनी का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जब आप इस बुक को सीधा करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको हम लोग नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिया नेटुरेलिया को नेचुरल हिस्ट्री पढ़ते हैं आम इंग्लिश भाषा में। ठीक है, और इस किताब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरह का इन्होंने किताब लिखी थी। तो ये बस याद आपको ये रखना है कि ये किताब किन के द्वारा लिखी गई थी। तो प्लिनी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ओके, किताब का नाम भी याद रखिएगा। देन आगे आते हैं थेल्स। थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू मेजर द अर्थ। अर्थ को मापने वाले पहले स्कॉलर कौन है? तो थेल्स है। नेक्स्ट लाइन, एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप। मैप जो आप अपने घर में लगाते हैं, देखते हैं, मोबाइल पे देखें या फिर मार्केट में, वो मैप दुनिया में सबसे पहली बार किन्होंने बनाया था? मैप को ड्रॉ करने का जो स्किल है, सबसे पहली बार किसने बनाया? मैप बनाया किसने? ठीक है, मैप की ड्राइंग करने वाले वो पहले इंसान कौन है? तो एनेक्सिमेंडर हैं। एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ मैप और ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कैट्रोग्राफर। ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा देर पहले बताया था कैट्रोग्राफी क्या होता है, बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से ध्यान दीजिए। पोर्टलेमी में कैट्रोग्राफी, इनको ऐसा कहा जाता है, जो ये फेमस थे पोर्टलेमी। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए पहले कैट्रोग्राफी करने वाले इंसान कौन है, कैट्रोग्राफर कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा एनाक्सिमेंडर। दुनिया में सबसे पहली बार इन्होंने ही मैप बनाया था। ठीक, अब आगे देखते हैं थेल्स एंड एनाक्सिमेंडर। अब इन दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, थेल्स एंड एनाक्सिमेंडर। थेल्स एंड एनाक्सिमेंडर आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इन दोनों को मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, जियोडेसी भी जो है, जियोडेसी मतलब भी होता है मैथमेटिकल ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो जियोडेसी के फादर जो थे, इनका नाम कहाँ गया? इरास्थिनीज। इरास्थिनीज इज द फादर ऑफ जियोडेसी। जियोडेसी डील्स विद द मैथमेटिक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल ज्योग्राफी के पिता पूछ रहा है, फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, जियोडेसी नहीं पूछ रहा है। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी के पिता अगर पूछा जाए तो थेल्स एंड एनाक्सिमेंडर का नाम लीजिएगा। इनको ज्योग्राफी के मैथमेटिकल किंग कहा जाता है, सॉरी फादर कहा जाता है, किंग नहीं। अब ये हेरोडोटस का तो नाम आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री के पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। तो अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, हेरोडोटस का ऐसा मानना था कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। इनको मानना था ना, सीधा सा इनका फंडा था, बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री पढ़ा नहीं जा सकता है और बिना हिस्ट्री के ज्योग्राफी को समझा नहीं जा सकता है। दोनों में बैलेंस बना के चलना मतलब चाहिए, ऐसा इनका कहना था। वही वाली बात लिखी गई है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली। सभी के सभी हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली भी ट्रीट करना चाहिए, ज्योग्राफिकली वो समझना चाहिए। जैसे कि मराठा साम्राज्य भारत के कौन कौन हिस्सों में फैला हुआ था, मुगल साम्राज्य कौन कौन से हिस्सों में फैला हुआ था। विदाउट मैप, विदाउट ज्योग्राफी हम समझ सकते हैं क्या ज्योग्राफी को? नहीं समझ सकते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी वही है, ज्योग्राफी में ये सभी का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, एनाक्सिमेंडर, ये सभी तो मर चुके हैं, ये सभी हिस्ट्री में जा चुके हैं। अब बिना इन लोगों के हिस्ट्री जाने हुए क्या हम जो ज्योग्राफी पढ़ना सही रहेगा? ज्योग्राफी हम लोग पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री मिला मिला के पढ़ना है, बस हेरोडोटस का ऐसा कहना था। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, ये पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने ट्राई किया ड्रॉ मेरिडियंस ऑन द मैप। मैप तो सबसे पहली बार किन्होंने बनाया?
मैप को सबसे पहली बार एनाक्सीमेंडर में बनाया, लेकिन एनाक्सीमेंडर ने सिर्फ मैप बनाया। मैप पे मेरिडियन जो होता है, प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये सारी चीज़ें हेरोडोटस ने बनाया। मेरिडियन ऑन मैप, ठीक है, हेरोडोटस ने बनाया है। उसके बाद आता है डार्क एज, एक ऐसा काल जहाँ पे ना तो कोई विकास हुआ, ना ही कोई डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस भी नहीं हुआ, मतलब शून्य काल बोल सकते हैं। 300 एडी से लेकर के 1200 एडी डार्क एज कहा जाता है। 300 एडी से लेकर के 1200 एडी को डार्क एज कहा जाता है इन क्रिश्चियन कंट्रीज। क्रिश्चियन कंट्रीज मतलब यूरोप में जितने कंट्रीज हैं सभी क्रिश्चियन फॉलो करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे ब्रिटेन में भी क्रिश्चियन है, सभी जगह यूरोप के कंट्रीज में क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन जो हैं 300 एडी से 1200 एडी को डार्क एज कहते हैं। और क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर नो इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी थॉट और डिस्कवरीज। यहाँ पर ना तो कोई अच्छा काम हुआ, ना तो कोई बड़े रिवोल्यूशन हुए, बदलाव हुए, ना तो कोई डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन भी नहीं हुआ। तो ये बोल सकते हैं बकलोल वाला काल था, ठीक है। तो हम ये समझ गए होंगे आप, ये वाला लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पर ये याद रखिएगा डार्क एज कब से कब तक हुआ था, बस। उसके बाद देखिए जितने भी नामें आपने पढ़ी, हिप्पार्कस, एरिस्टोटल, पोर्टलेमी, ये सारे नाम इंडियन तो नहीं हो सकते, ये सारे विदेशी है। अभी इंडियन का क्या रोल रहा है ज्योग्राफी में वो समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। इंडिया का क्या योगदान रहा है? कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। ज्योग्राफी में इंडियंस ने क्या किया है? तो इंडियंस ने बहुत कुछ किया है, आप लोग को नहीं पता होगा। आप लोग बस इन विदेशियों का नाम रट रहे रहते हैं, इंडियंस का भी नाम याद रखिए। और क्वेश्चन इंडियन से भी बनता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो सबसे पहला लाइन जो है द ऋग्वेदा। आपको भी पता है वेदा 4 होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। तो उसमें से एक होता है ऋग्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा जो है इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है, सबसे पुराना लिखावट कौन सा है? तो वो ऋग्वेदा है, ठीक है। ऋग्वेदा में ज्योग्राफी का डिस्कशन किया गया है, इसीलिए हम ऋग्वेदा ऐसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋग्वेदा को हम लोग ज्योग्राफी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस किताब में, इस बुक में ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसलिए ऋग्वेदा को यहाँ ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ रहा है आपको। तो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टार। ऋग्वेदा में जो तारों के शहर हैं, आज ले चले तुम्हें तारों के शहर में, उसका जिक्र किया गया है। स्टार्स का जिक्र किया गया है, तारों का जिक्र किया गया है। ऑल्दो द इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड अराउंड 600 BC। इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी जो स्पेस, आपका यूनिवर्स, आपके सोलर सिस्टम में डील करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, खगोल विज्ञान, ठीक है। तो इंडिया में एस्ट्रोलॉजी 600 BC से ही स्टार्ट हो गई थी, बहुत बहुत पहले 600 BC से ही इंडिया में एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये जो 600 BC है, आप बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो बुद्ध भगवान का समय है 600 BC। इस समय पे बुद्ध रहा करते थे, तो समझ सकते हैं बुद्ध भगवान के एज से ही एस्ट्रोलॉजी या फिर साइंस या फिर ज्योग्राफी का खोज हो चुका था। भारत वालों ने, इंडियंस ने खोज कर दी थी। ऋग्वेदा ऑल्सो डिस्क्राइब द 5 सीजन ऑफ इंडिया। ऋग्वेदा में 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ऋग्वेदा में स्टार के बारे में दिया गया है, तारों के शहर में। दूसरा दिया गया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, मतलब सीजन के बारे में, समझ रहे? सीजन के बारे में दिया गया है, गर्मी, ठंडा, मौसम जो है, जितने भी मौसम होते हैं आप जानते ही होंगे। अगला देखते हैं द फेमस इंडियन ज्योग्राफर। इंडिया के सबसे फेमस इंडियन ज्योग्राफर कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट का नाम सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई कोई बोलता है उनका बाल नहीं था, चोटी रखते थे, ये सब नहीं, इनका जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो सारी चीज़ें। आर्यभट्ट सुन के आपका क्या दिमाग में ख्याल आता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट जो है, इनका जन्म जो हुआ था 476 AD 476 AD में हुआ था।
टोल्ड दैट, आर्यभट्ट ने कुछ ऐसा कहा, टोल्ड दैट द अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी। इनका भी मानना था अरिस्टोटल की तरह, इनका भी मानना था कि अर्थ जो है स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप में है अर्थ बॉडी, एंड कैलकुलेटेड इट्स सर्कमफेरेंस 24,835 माइल्स। इन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस सबसे पहली बार माप के बताया कि अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना हो सकता है। तो इन्होंने बताया 24,835 माइल जो है सरकमफरेंस हो सकता है अर्थ का। ओके, जो कि आज के डेट में जो साइंटिस्ट ने हमारे समय में जो मापा है 2021-22 में 70 एडी, और 2022 बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन 24,901 ये आज का है, ये बहुत पहले का है, 476 एडी का ही है। अब इन दोनों को मिलाइए, ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, 24,835 24,901 थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं आर्यभट्ट का एक्यूरेसी कितना है, इन्होंने एकदम एक्यूरेटली बताया है 24,835 माइल्स जो होगा सरकमफरेंस होगा अर्थ का, जो कि आगे चल के डिस्कवरी हुआ। नए नए साइंटिस्ट आए, नए नए साइंटिस्ट ने अर्थ का जब सरकमफरेंस मापा 24,901 और इनका मिलाया, चौंक के रह गए। ये तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि इतना होगा 24,835। सारे सर नए नए साइंटिस्ट बोले वाह, आर्यभट्ट सच में ज्ञानी थे, इन्होंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी। तो इस तरीके से आर्यभट्ट का काम याद रखिएगा, 24,835 माइल्स सरकमफरेंस होता है अर्थ का, ठीक है, विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट कैलकुलेशन 24,901 माइल्स। और इनका एक किताब है, आर्यभट्ट के नाम पे ही एक किताब है, आर्यभट्टियम, हिज फेमस बुक। ओके, आर्यभट्टियम। और आगे लिखा गया है इन हिंदी टर्म ज्योग्राफी को भूगोल कहता है। ये तो सब जानता है कि हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, लेकिन भूगोल का सबसे पहली बार यूज़ किसने किया था? भूगोल वर्ड का, शब्द का यूज़ करने वाले कोई और नहीं है, आर्यभट्ट ने ही सबसे पहली बार ज्योग्राफी को भूगोल कहा था, ठीक है। और इनका एक किताब था सौर्य सिद्धांता, यहाँ पर कट किया होगा, जिनके पास बुक होगा देख लीजिएगा। फिलहाल दूसरा पेज है मेरे पास, उसमें देखते हैं, शायद होगा, हाँ ये पेज में देख सकते हैं, दिख रहा होगा। ये इनका किताब है सौर्य सिद्धांता। सौर्य सिद्धांता में सबसे पहली बार भूगोल शब्द का यूज़ किया गया था। अब आगे देखते हैं बराहमिहिर, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन है ज्योग्राफी के फील्ड में। और तो बराहमिहिर जो है 505 में, ये देखिए ऐसे लिखा रहता है तो आप लोग समझिएगा इनका जन्म और इनका मृत्यु। तो 505 से 587 एडी तक ये रहते हैं धरती पे, और इन्होंने धरती पर रहकर क्या क्या किया, क्या क्या डिस्कवरी करी, वो देखते हैं। आफ्टर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो सबसे ज़्यादा फेमस थे, उनके बाद सेकेंड नंबर पे ये फेमस थे बराहमिहिर। ही गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर एंड लूनार इक्लिप्स। ये क्या है सोलर एंड लूनार इक्लिप्स? बहुत सारे लड़के जानते होंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उसी को हिंदी में ऐसे बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, ठीक है। तो बराहमिहिर वो पहले व्यक्ति हैं, पहले इंडियन हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात कही, जो कि सही थी। आज की डेट में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, आप भी जानते होंगे। तो ये पहले थे, इनका पहला काम याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। लूनार मतलब होता है चंद्र ग्रहण, ओके। उसके बाद इन्होंने दूसरा काम क्या करा, ही हैज़ डिस्कस्ड अबाउट 5 कॉन्सेप्ट ऑफ वशिष्ठ, पितामह, पोलास, सौर एंड रोमक। कहने का मतलब इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट, 5 सिद्धांत दिए, जिनमें वशिष्ठ पहला, पितामह दूसरा, तीसरा पोलस, चौथा सौर एंड लास्ट 5वां रोमक। इन हिज एस्ट्रोलॉजिकल टेरिटरीज पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका में ये सारे का आप पांचों का नाम देखेंगे, पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका पंच सिद्धांतिका किनका है, क्वेश्चन बनता है, तो आप बताइएगा बराहमिहिर, ओके। जब आप इनकी किताब को पढ़ेंगे ना, तो ना सिर्फ इनको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी मिलेगी, और इनमें बहुत सारी चीज़ें, प्लैनेट कैसे मोशन करता है, सूर्य ग्रहण होता है वो ठीक है, सूर्य घूमता कैसे है, एस्ट्रोलॉजी की आपको मिल जाएगी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, परफ्यूम्स एंड मेनी अदर टॉपिक्स इनके किताब में मिलेगा। तो ये बराहमिहिर वन ऑफ द फेमस ज्योग्राफर है इंडिया के, आर्यभट्ट के जाने के बाद, आर्यभट्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्ता, ये भी हैं, इनका भी नाम हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मगुप्ता देखिए,
इनके बाद आएंगे, जब मर जाते हैं 587 में, तो 587 के बाद क्या आता है 598। तो 598 से 665 AD तक ब्रह्मगुप्ता का समय रहता है। और ये क्या क्या खोज करते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में। तो रोट ब्रह्म सिद्धांता, मतलब इन्होंने 2 किताबें लिखी। पहला तो इनके नाम पर ही है ब्रह्म सिद्धांता, दूसरा है ब्रह्म सिद्धांता में कांडकाव्य। 2 किताबें हैं, याद रखिएगा। किनके द्वारा लिखी गई है, ब्रह्मगुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों को फिर फर्दर ट्रांसलेशन करा गया, ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। अरबिक में ट्रांसलेशन किया ड्यूरिंग द रिजाइन, क्योंकि इन सभी का जो है ना संस्कृत में लिखा करते थे। तो संस्कृत बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था। पाली भाषा, पहले का बहुत तरह का भाषा हुआ करता था, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। भाषा तो होता था नॉर्मली, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। तो अरब वाले ने अपने भाषा में ट्रांसलेट करके अरब में समझा। और जब ये अरब में ट्रांसलेट करा जा रहा था इन किताबों को, तो उस समय बगदाद में कौन थे, तो खलीफा, कलीफ मतलब होता है खलीफा, खलीफा हारून और रशीद थे वहाँ के, जो भी होंगे एम्परर बोल सकते हैं या फिर वहाँ के राजा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का समय इनके बाद आता है 1114 से लेकर के 1185 AD तक। इन्होंने 2 किताबें लिखी है। सिद्धांता शिरोमणि, सिद्धांता शिरोमणि पहला किताब, दूसरा किताब है करना कुतूहल। अच्छा, जो भी नाम होगा याद रखिएगा, करना कुतूहल। तो करना कुतूहल एंड सिद्धांता शिरोमणि किताबें भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। और इन दोनों किताबों में कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स, एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स क्या क्या है, गैलेक्सी हो जाएगा, प्लैनेट्स हो जाएंगे, यूनिवर्स हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा, मून्स हो जाएगा, सभी का कैलकुलेशन करना, सभी को कैलकुलेट करने का जो आइडिया था इस किताब में मिल जाएगा। अब इस किताब को पढ़ेंगे तो सभी को कैलकुलेशन इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, वही सारी चीज़ें दिखी गई है। एस्ट्रोनॉमिकल वंडर समझते ही होंगे, ओके, क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू हिम द अर्थ इज स्फेरिकल। देखिए, अर्थ को स्फेरिकल मानने वाले 2 और लोग भी थे। पहले थे एरिस्टोटल, दूसरे बने आर्यभट्ट, अभी तीसरा आ गया भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी जो थे, इनका भी माना था अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन सब गलत। अर्थ स्फेरिकल नहीं है, मैंने आपको बताया अर्थ कैसा है। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। स्फेरिकल एंड अट्रैक्ट्स एवरीथिंग बाय इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनका कहना था अर्थ जो है बाकी सभी चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट, खींच रहा है, क्योंकि इनके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है बाकी सारी चीज़ों को। नेक्स्ट, लीलावती एंड बीजगणित। बीजगणित आप जान ही रहे होंगे, गणित मतलब क्या होता है, मैथ। लीलावती बीजगणित हैज हिज मैथमेटिक्स का एक किताब का नाम है। ठीक है, लीलावती एंड बीजगणित। अब आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द जम्बू द्वीप। इंडिया को सबसे पहले जम्मू द्वीप कहा गया। इंडिया नाम बाद में पड़ा है, इंडिया को सबसे शुरू में जम्मू द्वीप कहा जाता था। और ये जम्मू द्वीप का जो चर्चा किया गया पुराण, अब जब पढ़ेंगे तो जो वहाँ पर लिखा रहेगा जम्मू द्वीप मतलब इंडिया। वहाँ पे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि भारत की खोज ही नहीं हुई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे भारत को जम्मू द्वीप कहते थे। ठीक है, तो जम्मू द्वीप का जो चर्चा है पुराण में मिलता है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन कॉल्ड एज द महेंद्रमलई इन एशियंट इंडिया। अब आपको भी जानते होंगे इंडिया के 2 कोस्ट हैं, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स बाद में नाम पड़ा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का नाम बाद में पड़ा है। ईस्टर्न घाट को पहले क्या कहा करते थे, महेंद्रमलाई। ठीक है, महेंद्रमलाई कहा करते थे, वही वाला लिखा गया है। ईस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न घाट कहते हैं और ईस्टर्न घाट को शुरू में महेंद्रमलाई कहते थे। ओके, एंशिएंट इंडिया, पुराने ज़माने में, पुराने इंडिया में। द अर्ली इंडियन जोग्राफर हेल्ड दैट द प्राइम मेरिडियंस पासेस थ्रू द उज्जैन। पुराने जो हमारे जोग्राफर्स थे, इंडियन जोग्राफर्स थे, उनका मानना था कि हमारा जो प्राइम मेरिडियंस है वो उज्जैन से होकर के गुजरता है, ऐसा मानना था उन लोगों का। लेकिन क्या ये सच है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राइम मेरिडियन आपको इसका दूसरा नाम भी होता है ग्रीनविच मेरिडियन। और ग्रीनविच GMT आपने बहुत सुना होगा, ग्रीनविच मीन टाइम।
ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, और ये उज्जैन से पास नहीं होता है, पहले के लोग का मानना था, लेकिन ये उज्जैन से पास नहीं होता है। ये लंदन का एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहाँ से ये पास होता है, इसीलिए हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड मेरिडियन, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, चैप्टर में दिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लेकिन यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, इंडिया से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है, उज्जैन से या मिर्ज़ापुर से? तो आप बोलेंगे मिर्ज़ापुर से। इंडिया में जो है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास होकर के गुजरता है। यूपी में पड़ता है मिर्ज़ापुर, बिहार से एकदम लगभग सटल है, मतलब सटा हुआ है। अब आगे देखते हैं। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बैतुल हिकमा was established under the patronage of खलीफा हारून अल रशीद ऑफ बगदाद। हारून अल रशीद जो बगदाद के थे, ठीक है, उनके देखभाल में, उनके देख रेख में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक पढ़ने वाला इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम रखा गया बैतुल हिकमा। तो ये याद रखिएगा, बस इसमें याद क्या करना है, ये किन के देख रेख में बनाया गया? खलीफा हारून अल रशीद के देख रेख में बनाया गया, जो कि बगदाद के रहने वाले थे, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? बैतुल हिकमा। इसमें पढ़ाई वगैरह होगी, और क्या क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अरब जोग्राफर, एक अरब के जोग्राफर थे, जैसे इंडियन के जोग्राफर थे आर्यभट्ट, तो अरब के भी होंगे ना कोई कोई। तो यहाँ पर अरब के जो जोग्राफर थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी, इनका समय देख लीजिए 1813 से 1883 एडी तक, इतना जन्म यहाँ पर मरण। तो 1813 से 1800 इन्होंने एक काम करा, रोट ए बुक सिंध हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो इन्होंने सिंध हिंद के बारे में लिखा। और सिंध हिंद में क्या है आप लोग इनके नाम से समझ पा रहे होंगे। और ये भी एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल किताब थी। एस्ट्रोनॉमी मतलब समझ गया खगोल वाली चीज़ें, प्लैनेट, यूनिवर्स, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें थी इस किताब में भी। तो ये किताब जो है अरब के जोग्राफर थे अल ख्वारिज़मी, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, सिंध हिंद। आगे देखते हैं। आगे है खलीफा अल मामून। तो ये खलीफा अल मामून 1813 एडी में गोट प्टोलेमी ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक विद द टाइटल अल्मागिस्ट, अपने नाम पे इन्होंने रख लिया। देखिए प्टोलेमी का जो किताब था, इन्होंने क्या करा ना, इनका ट्रांसलेशन करा। प्टोलेमी का किताब इन्होंने ट्रांसलेशन करा, उसका नाम रखा अल्मागिस्ट। अल्मागिस्ट, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आप समझ लीजिएगा। अल्मागिस्ट इन्होंने इस किताब का नाम रखा। बस इन्होंने किया कुछ नहीं, वो किताब को उठाया, उसका ट्रांसलेशन करवाया और नया किताब बना दिया। तो पूछा जाता है अल्मागिस्ट किन के द्वारा लिखा गया, ट्रांसलेशन करवाया गया? तो खलीफा अल मामून के द्वारा करवाया गया। अब आगे देखिए। किताब अल अक्शल। किताब अल अक्शल वाज द फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस प्रिपेयर्ड बाय द अल वलखी। अल वलखी जो हैं, इनका एक किताब है, किताब अल अक्शल। ठीक है, वो पहली बार फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस, ये पहला जो है क्लाइमेटिक एटलस इन्होंने बनाया। आगे देखते हैं किताब अल हिंद। किताब अल हिंद कौन लिखे हैं? किताब अल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। किताब हिंद, इसमें भी हिंद के बारे में बताया गया है। ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, किताब अल हिंद को हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो आज पढ़ते हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, सबसे पहली बार अल बरूनी ने लिखा था किताब अल हिंद। ओके, कब लिखा था? 1023 एडी में, 1030 एडी में, 1030 एडी। फिर आगे चल के क्या होता है इन अरब वर्ल्ड, अरब में क्या होता है? इन 11th सेंचुरी इज टर्म एज द पीरियड ऑफ अल बरूनी। अरब में जो 11th सेंचुरी थी, उस सेंचुरी को बोला गया, यह सेंचुरी जो है अल बरूनी के नाम, इस सेंचुरी को टर्म एज द पीरियड ऑफ अल बरूनी, यह पीरियड जो चल रहा है अल बरूनी का समय चल रहा है। ठीक है। द फेमस बुक ऑफ अल बरूनी आर, पहला फेमस बुक तो यही है किताब अल हिंद। दूसरा फेमस बुक इनका है अल क़ानून अल मौसूदी।
अल कानून अल मसौदी भी इनका किताब है, वाज रिटेन इन द सेम स्टाइल ऑफ पोटलेमी अल्मागिस। इसके सिमिलर ही ये इनका किताब, जो सेकेंड किताब इनका है ना, एकदम पोटलेमी का जो किताब था और ये पोटलेमी का कॉपी जो किया था ये खलीफा अल मामून, उनका जो किताब है अल्मागिस्ट, उसका ही सिमिलर ये भी है। तीनों किताब सिमिलर ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अरब वेयर द फर्स्ट टू प्रेजेंट सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून। मानसून का सबसे पहली बार खोज करने का श्रेय अरब लोग को जाता है, अरबी लोग को। मार्को पोलो वाज द ग्रेट ट्रेड ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी। मार्को पोलो को जानते होंगे, मेडिटेरेनियन ओशियन जो है, भूमध्य सागर, पैसिफिक ओशियन आप जानते होंगे, प्रशांत महासागर, इसका भ्रमण किया। ये ट्रैवलर थे, चल पड़ते थे घर से निकल के घूमने फिर। ट्रेड ट्रैवलर मतलब बिजनेस के पर्पज से ट्रेड, ऐसी नहीं घूमने चल दिए मौज मस्ती अय्यासी वाले नहीं, ट्रेड मतलब बिजनेस के पर्पज से ट्रैवलिंग इनको करना पसंद था 13th सेंचुरी में। और हु ट्रेवल्ड फ्रॉम फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने ही मेडिटेरेनियन सी से लेकर के पैसिफिक ओशियन को नाप डाला, मतलब घूमा। आगे चल के देखिए 1497 में फेमस पुर्तगाल के एक फेमस ट्रेवलर सेलर थे। सेलर मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाले को सेलर बोलते हैं, ठीक है। तो एक पुर्तगाल के नाविक थे, उन्होंने ट्रैवल कर रहा था, जिनका नाम था वास्को डी गामा। वो इंडिया पहुंच जाते हैं और ऐसा कहा जाता है इंडिया का खोज सबसे पहली बार किसने की थी, वास्को डी गामा ने, ऐसा कहा जाता है, जो कि 100% गलत है। वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज नहीं की है भाई, वास्को डी गामा ने इंडिया जाने की रास्ते की खोज की है। जैसे कि आपको पता है कि आपको पटना जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता है, लेकिन आप में से ही कोई लड़का निकल पड़ता है घर से ऐसे टेढ़ा लंगड़ जाते जाते जाते, लास्ट में पटना पहुंच जाता है। तो ये हल्ला कर देगा, हम पटना पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिए ढूंढ लिए ढूंढ लिए, तो सब इसी रास्ते से जाने लगेगा, सब जो जितने भी अदर लोग होंगे। तो ये लड़का पटना जाने का रास्ता खोजा, ना कि पटना खोजा। पटना तो इसको पहले से पता था कि वहाँ पे पटना है, जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता था। सिमिलरली वास्को डी गामा को पहले से पता था कि इंडिया है, इंडिया बहुत रिच है, यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है, खेती होता है बहुत अच्छे से, मिर्च मसाला चाय वगैरह का बहुत अच्छा जगह है भारत, चलो वहाँ से बिजनेस करते। तो वास्को डी गामा इसी सब पर्पस से भारत आया, इन्होंने भारत के रास्ते की खोज करी है, ना कि भारत की। तो ये पुर्तगाल का एक सेलर था, नाविक था, ट्रेवलर था, जिन्होंने सबसे पहली बार भारत पहुंचा। भारत के निचली भाग एक है केरला में कालीकत जिसका नाम है, वहाँ पे पहुंचता है। और देखिए इनका जो रास्ता था कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले ये अपने जगह से निकलते, अब मैप में देख लीजिए इनका रास्ता, केप ऑफ गुड होप जो है ना, ये बोला जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे निचली भाग है। तो ये धीरे धीरे पहले यूरोप से अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पहुंचे, वहाँ से किसी से पूछे भैया ये भारत किधर है, इधर है कि इधर है, भैया बोले भारत इधर है, सीधा चल जाओ, इधर उधर कुछ नहीं मुड़ना, सीधा जाना, कालीकट पहुंच जाओगे। तो ये निकल पड़ते कालीकट के लिए, पहुंच जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, भारत पहुंच गए। अब इनका मकसद पूरा हुआ। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस का भी नाम बहुत सुना होगा आपने। तो जैसे वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज करी, कोलंबस ने क्या करा है, कोलंबस ने भी कुछ कुछ खोज करा है, इनका भी डिस्कवरी है। इन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज कर डाली कोलंबस ने। बीच वॉज द टाइम गिवन टू द नेम ऑफ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। उस समय अमेरिका को अमेरिका नहीं कहता था, कोलंबस ने अमेरिका को अमेरिका नहीं कहा था। कोलंबस के अकॉर्डिंग अमेरिका को जो पुराना नाम था उसको न्यू वर्ल्ड कहते थे। बाद में न्यू वर्ल्ड का नाम चल करके हम लोग बदल देते हैं, अमेरिका रख देते हैं। तो कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड का खोज करा था, न्यू वर्ल्ड को ही आज के टाइम में अमेरिका कहते हैं। तो कोलंबस का ये जो खोजा था, इसका डिस्कवरी याद रखिएगा। द न्यू वर्ल्ड वॉज द नेम ऑफ अमेरिका आफ्टर द पुर्तगीज ट्रेवलर अमेरिगो वेस्पुकी। ये भी एक पुर्तगीज ट्रेवलर था, इसी के नाम पर अमेरिका नाम रखाया है। देखिए अमेरिका में AMERICA और अमेरिगो नाम सिमिलर लग रहा होगा यहाँ पे, इसीलिए इसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखाया है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नाम पे अमेरिका का नाम रखाया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अमेरिगो वेस्पुकी का नाम। आगे में है एक और है पुर्तगाल के, ये भी हैं, ये सब पुर्तगाल के, ठीक है। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल के। नेक्स्ट पुर्तगाल वाले जो हैं उनका नाम है मैगलन। मैगलन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड,
कहने का मतलब मैगलन मगन हो करके पूरा वर्ल्ड घूम डाला, पूरा वर्ल्ड का भ्रमण किया है, समझ रहे हो, पूरा मगन है, मस्त मगन, घूम निकल पड़ता है घर से बढ़िया बिस्तर बांध के। और इनका जो 520 एडी में इनका पूरा वर्ल्ड भ्रमण कंप्लीट होता है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट ट्रेवलर, पुर्तगीज ट्रेवलर हु वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड, तो उनका नाम है मैगलन। लास्ट में है ए ट्रेवलर, एक हॉलैंड का ट्रेवलर था, टास्मानिया। तो आजकल तस्मानिया जो आप देख रहे हैं वो डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? तस्मान के द्वारा। अब इसके नाम पर ही देख लीजिए, तस्मान लगा हुआ है, तस्मानिया इसके नाम पर ही रखा है, तो तस्मान ने तस्मानिया खोजा है। तस्मान ने न्यूजीलैंड जो आप देखते हैं, तो जो न्यूजीलैंड का खोज भी क्रेडिट जाता है वो तस्मान को ही जाता है। इन्होंने ही सबसे पहली बार न्यूजीलैंड की खोज करी है। तो जितने भी साइंटिस्ट आपने देखे, वास्को डी गामा, कोलंबस, इन्होंने किसी ना किसी देश का खोज करा है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। फिलहाल अब सब जगह का ट्रेवलर घूम रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले का पीछे हटे। इंग्लैंड का एक ट्रेवलर था, इंग्लैंड का एक नाविक था, नाव चलाने वाला, जिसका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। नाम ही से पता चल रहा है अंग्रेज है, कैप्टन जेम्स कुक। इन्होंने क्या करा? ट्रेवल अराउंड अंटार्कटिका बिटवीन 1772 से 1700, ये 3 सालों में इन्होंने पूरा अंटार्कटिका घूम डाला। अंटार्कटिका के ऐसे से घूम डाला चारों तरफ। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ। तो अंटार्कटिका घूमने वाले सबसे पहले इंसान कौन है? इंग्लिश के एक नाविक हैं जिनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। एक और है रोआल्ड एमंडसन डिस्कवर्ड द साउथ पोल इन 1911। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये पूछा गया बार बार, तो पूछा जाएगा साउथ पोल को सबसे पहली बार किसने खोजा था? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 चीज़ें आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। साउथ पोल को सबसे पहले बार खोज करने वाले रोआल्ड एमंडसन थे, ठीक है, और ये 1911 में खोज हुआ था साउथ पोल। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द हवाईयन आइलैंड। अमेरिका का जो हवाई आइलैंड है, अमेरिका का हवाई आइलैंड का भी खोज करने वाले एमंडसन ही है। तो एमंडसन ने 2 चीज़ें खोज करी है, साउथ पोल एंड हवाई आइलैंड, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट लाइन, द फेमस डिस्कवरी इन्वेंशंस ऑफ द रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का जो लूसेंट जीके है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कर लीजिएगा। तो पुनर्जागरण जब हुआ था रेनेसा, वहाँ पे बहुत सारी बदलाव आई थी, बहुत सारे लोग, यूरोप में ऐसा चेंज आया था पुनर्जागरण में, बहुत सारी चीज़ें खोज हुई। क्या क्या खोज हुई रेनेसा पीरियड में? पहला खोज हुआ प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग। आज हम लोग जो फोटोकॉपी करवा लेते हैं जीरोक्स, प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहली बार खोज हुआ रेनेसा पीरियड में ही हुआ, पुनर्जागरण काल में ही हुआ। कब हुआ? 1470 एडी में हुआ। सोलर सिस्टम भी खोज हुआ है रेनेसा में ही, पुनर्जागरण में ही। अगेन मैं बोल रहा, पुनर्जागरण का वीडियो देख लेना। तो सोलर सिस्टम जो कि कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। सोलर सिस्टम किसके द्वारा बताया गया था? खोजा गया था कोपरनिकस 1543 एडी में। अगला देखते हैं टेलीस्कोप गैलीलियो, जानते ही होंगे, याद हो गया होगा, रटाया बचपन से पढ़ते आ रहे। 1609 एडी में हुआ होगा, ये 1609 एडी याद कर लीजिएगा। उसके बाद बॉक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, कैपलर के द्वारा बॉक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी खोज करी गई, और ये भी रेनेसा पीरियड में ही हुआ। तो सारे जितने भी पॉइंट्स है रेनेसा पुनर्जागरण काल में हुआ है। स्फेरॉइड शेप ऑफ अर्थ का जो शेप है स्फेरॉइड है, न्यूटन के द्वारा माना था। न्यूटन का तो नाम जानते ही होंगे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अर्थ का जो शेप है स्फेरॉइड था। ये सारी चीज़ें रेनेसा काल में हुई थी। उसके बाद एक बहुत ही महान व्यक्ति आए, इन्होंने बोला ज्योग्राफी हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ रहे, पूरा गहराई में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर हवाबाजी कर रहे हैं बस। मतलब ऐसा कुछ नहीं करना था, वैसे मैं समझाने के लिए चीज़ें जो बोलता हूँ, हवाबाजी, ये सारे समझाने के लिए बोलता हूँ। तो एक थे साइंटिस्ट वहाँ के, एक ज्योग्राफर वेरीनियस जो हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखा डायक्टोमी ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। देखिए सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक पढ़ने का नींव रखा इन्होंने। रीजनल ज्योग्राफी फॉर फर्स्ट टाइम, रीजनल, एक एक रीजन को हम पढ़ेंगे।
उसके बाद एक जर्मन जोग्राफर है, जर्मन के जोग्राफी महान व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर, जिनका नाम है तो अलेक्जेंडर ने एक किताब लिखी है। अलेक्जेंडर का पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यहाँ इनका किताब जो था कॉस्मोस था। कॉस्मोस आप जानते हैं क्या होता है? तो कॉस्मोस मतलब कुछ और नहीं होता है आपका यूनिवर्स, और कॉस्मोलॉजी मतलब कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स की पढ़ाई को ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस किताब किन्होंने बताया था? अलेक्जेंडर ने बताया था। ठीक है, किताब का नाम है कॉस्मोस, और ही हैड प्लेड अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की पढ़ाई, कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, किनका? अलेक्जेंडर का। और इन्होंने और भी चीज़ें करी है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने, इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी इन्होंने दिया। फिर परमाफ्रोस्ट इन ज्योग्राफी भी इन्होंने दिया। ये परमाफ्रोस्ट क्या होता है? तो परमाफ्रोस्ट कुछ और नहीं, वो जो आप अंटार्कटिका वाला ज़मीन देखते हैं, अंटार्कटिका हो जाएगा आर्टिक रीजन में, वो जो जमी हुई ज़मीनें हैं, बर्फ़ है, उसको ही हम लोग परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी, परमाफ्रोस्ट वाला जो है इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, अलेक्जेंडर का ही कॉन्सेप्ट है। ही वॉज द फर्स्ट टू डिपिक्ट द आइसोथर्म्स ऑन द मैप। इन्होंने आइसोथर्म्स के बारे में भी सबसे पहली बार डिपिक्ट किया है, बताया है। अब आइसोथर्म, मेसोथर्म है, ये सारी थर्म्स जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और इनका और भी काम है, देखिए इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कवरी करी है, बहुत ज़्यादा काम करी है, इसीलिए इतना लिखा गया है। आगे में लिखा गया है ड्यू टू सच ग्रेट कंट्रीब्यूशन, इनके इतने अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन इन्होंने करा, इनको क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट इज़ द कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है तो इनको हम लोग फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहते हैं। फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, फॉरेस्ट, फोना, ये सारी चीज़ें का फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी कहा जाता है, इनको अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको, याद रखिएगा सारे के सारे। एक लाइन शायद छूट गया यहाँ पे, ये वाला, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले ऐसे व्यक्ति है, उन्होंने एक आइडिया दिया, कंस्ट्रक्ट एक कनाल अक्रॉस, एक कनाल बनाने का आइडिया दिया। कहाँ पे? पनामा इस्टमूस, पनामा इस्टमूस के किनारे कनाल होना चाहिए। तो आज के डेट में आप देखते होंगे पनामा कैनाल, नाम सुना होगा। बहुत ही पतला रास्ता है जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है। मैप में देख सकते हैं, ये इतना पतला है कि दुनिया का सबसे पतला रास्ता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कैरेबियन सी को मिलाता है। तो ये पनामा कनाल का भी आइडिया इन्हें नहीं दिया था सबसे पहली बार, अलेक्जेंडर ने ही। उसके बाद एक जर्मन ज्योग्राफर है रैटजेल, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के फादर, जियोपॉलिटिक्स जो है इनको कहा जाता है, किनको? रैटजेल को। इन्होंने ही ज्योग्राफी को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और बताया, समझाया सबको। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी इन्हीं को कहा जाता है, रैटजेल को ही। उसके बाद इनका एक फेमस किताब है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। यहाँ पर दो चीज़ों से मिला के बनाया गया, एंथ्रोपोलॉजी प्लस जियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो इन्होंने एक किताब लिखी है, ऐसा नाम लिखा है इन्होंने। ठीक है, इन दिस बुक हिज थाउट्स आर आइडेंटिकल विथ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन का एक थ्योरी है जूलॉजी में, इवोल्यूशन, मानव कैसे आया, लोग कैसे विकसित हुए। तो इवोल्यूशन का जो थ्योरी है उनसे मिलता जुलता इनका थ्योरी है, मतलब मेल खाता है। ठीक है, वो आगे में लिखा हुआ है। इन्होंने एक और चीज़ किया है, रैटजेल इज ऑल्सो इज द फादर ऑफ लेवेंसोरियम कॉन्सेप्ट। लेवेंसोरियम इज द ज्योग्राफिकल रीजन वेयर डिफरेंट स्पेसीज एवॉल्व। तो लेवेंसोरियम कुछ और नहीं है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पे बहुत तरह की स्पेसीज पाई जाती है, इवॉल्व होती है, नई नई।
ठीक है। In his political geography, he compared the state-built organism and held the expansion of boundary is need to fulfill the natural biological need. इनका जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला थिंकिंग था, इन्होंने क्या किया ना, अपने थिंकिंग में जो जितनी भी स्टेट्स थी उसको कंपेयर कर दिया ऑर्गेनिज्म से, जीवित जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। तो इस तरह का नेचुरल एंड बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपनी बाउंड्री को, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना। जर्मन ज्योग्राफर हर्ट्ज़ेल, इनके बारे में बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। याद रखिएगा, सभी का सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। देन आते हैं फ्रेंच के ज्योग्राफर विडाल दी ला वॉल्ची वाज द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म के फाउंडर किनको कहा जाता है? एक फ्रेंच के रहने वाले थे जिनका नाम है विडाल डी ला वॉल्ची। इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। और इनको एक चीज़ और कहा जाता है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक था फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, ये है रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। किनको कहा जाता है? विडाल को कहा जाता है। तो पॉसिबिलिज्म से पूछा जाए तो बोल दीजिएगा कल्चर से रिलेटेड जो ज्योग्राफी होती है उसी को हम लोग पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। अब आगे देखते हैं द ब्रिटिश ज्योग्राफर। अब हम लोग फ्रेंच का ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश पे आते हैं। एक ब्रिटिश के ज्योग्राफर थे जिनका नाम था मैकाइंडर। मैकाइंडर जो थे गेव द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस टॉपिक है, द हॉटलैंड थ्योरी। द हॉटलैंड थ्योरी किन्होंने दिया था? तो एक ब्रिटिश के रहने वाले एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने, मैकाइंडर जिनका नाम है, उन्होंने हॉटलैंड थ्योरी दिया है। और इनका एक किताब है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। 1919 में लिखी गई थी ये किताब। और इस किताब में इन्होंने बताया है, वन हु रिजाइन इन ईस्टर्न यूरोप विल कंट्रोल द हॉटलैंड। जो ईस्टर्न यूरोप में रहता है, रिजाइन मतलब रहना, वो पूरे हॉटलैंड को कंट्रोल कर सकता है। वन हु रिजाइन इन हॉटलैंड विल एबल टू डिटरमाइन द सर्कमफरेंस ऑफ द हॉटलैंड एंड विल कंट्रोल ओवर द कॉन्टिनेंट एंड हु रिजाइन इन कॉन्टिनेंट कंट्रोल होल वर्ल्ड। जो हॉटलैंड में रहता है वो कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर सकता है, जो कॉन्टिनेंट में रहता है पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। हॉटलैंड थ्योरी बहुत लंबी है, आपको अलग वीडियो में बता दूंगा हॉटलैंड थ्योरी क्या है, बस यहाँ पर ना समझिए। उसके बाद 2 लाइन और है, उसके बाद आपका मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सारी। अमेरिका के एक ज्योग्राफर है जिसका नाम है कार्ल सॉवर, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी के फादर जो हैं इनको कहा जाता है, ठीक है। फाउंडर पूछा जाए, हु वाज द फाउंडर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, तो इनको कहा जाता है विडाल को। पॉसिबिलिज्म मतलब ही होता है कल्चरल ज्योग्राफी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अमेरिका ज्योग्राफर जो थे कार्ल सॉवर को बोला जाता है फादर। ये फाउंडर नहीं है, फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी है। अगला है ब्रिटिश के ज्योग्राफर एक हैं जिनका नाम है हर्वर्डसन, जो है divided the world into 15 natural regions on the basis of mutual relation between physical features, climate, vegetation. There is considered as the first person who studied the natural geography. कहने का मतलब है इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन में बांट दिया और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नेचर को सबसे अच्छे से पढ़ा, नेचुरल ज्योग्राफी को सबसे अच्छे से पढ़ा। उनका नाम है हॉवर्डसन, ठीक है, हॉवर्डसन। क्लाइमेट हो गया, नेचर में क्या क्या आ जाएगा? क्लाइमेट, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, पठार, प्लेट्यूस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आज का लेक्चर बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अगला चैप्टर है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, वो देखते। बेसिक क्लास था आज, और बेसिक क्लास कितना इंपॉर्टेंट क्लास होता है आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपको 50-60 बन ही जाएंगे अगर अच्छे से बनाया जाए तो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।